अगर आप चाहते हो आपका शेंगन वीज़ा बिल्कुल रिजेक्ट ना हो, एक ही बार में अप्रूव हो, तो ये 5 मिस्टेक्स अपनी एप्लीकेशन में बिल्कुल मत करना। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका यात्री अंकित में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं लास्ट 6 महीने से बिल्कुल एकदम गायब हूँ, कोई वीडियो नहीं, कोई वीज़ा से रिलेटेड, व्लॉग से रिलेटेड, और बहुत लोगों के कमेंट्स भी थे जो क्वेरीज से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस थे बट मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया। कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिस वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया मेरे बिज़नेस की वजह से। तो बट नाउ वी आर बैक, और अब रेगुलरली जो भी आपकी क्वेरीज होंगी सारी एड्रेस होंगी, और वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स एंड जो अपने रेगुलर व्लॉग्स होते हैं जो भी मेरे ट्रैवल के इस पीरियड में रहे हैं वो मैं शेयर करना शुरू करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली गलती जो मैंने मोस्ट एप्लीकेशंस में लोगों को करते हुए देखा है, विच इज़ कि वो इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने कवर लेटर में। देखो आप बहुत ही एक सिंपल चीज़ समझो, कवर लेटर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो अगर आप एक जेनेरिक गूगल पे जाके एक कवर लेटर डाउनलोड करोगे जो आपको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उसमें सिर्फ अपने नाम चेंज करके एक सिंपल जेनेरिक लाइन कि दिस इज़ माई पासपोर्ट नंबर, आई वॉन्ट टू ट्रैवल हेयर, दीज आर माई ट्रैवल डिटेल्स, आई हैव दीज डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज्ड, प्लीज़ फाइंड दी डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव अटैच्ड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनीथिंग। ये बहुत ही जेनेरिक है, ये आपको मिल जाएगा गूगल पे। बट अगर आप ये यूज़ करते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझो कवर लेटर का। कवर लेटर इज़ योर explanation about your circumstances, about yourself, about your finances, about your family, about your reason of travel। उसमें सब कुछ इंक्लूड करना है आपको, और आपको इस प्रिसाइज तरीके से इंक्लूड करना है कि जब वीज़ा ऑफिसर वो आपका लेटर देखे तो उसको जो जो डिटेल्स आपसे मांगनी है वो ऑलरेडी उसमें मैंशनड हो, राइट। तो जब वो उसे मेंशन मिलेंगी उसमें, तो फिर उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो आपको अप्रोच करे दोबारा। बिकॉज कुछ एम्बेसीज करती हैं एडिशनल डिटेल्स के लिए, बट कुछ एम्बेसीज बहुत सिंपल होती है, जिनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो देखती हैं चलो इस एप्लीकेशन में डिटेल्स नहीं है, इसका कवर लेटर इनएडिक्वेट है, रिजेक्ट करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी है वो करना। तो आप ये गलती प्लीज़ मत करना। आप मेरी एक डिटेल कवर लेटर की वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, आप उसे फॉलो करो। मैंने एक बहुत ही सारी डिटेल्स इंक्लूड करके बनाया है, आप उसका जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करो। जनरल स्ट्रक्चर में आप अपने चेंजेस ऐड करो जो भी आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होते हैं, और उसको आप यूज़ करो, तो एटलीस्ट रिजेक्शन हो या अप्रूवल हो, बट हम प्रॉपर कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को दे पा रहे हैं कि वो एटलीस्ट हमारी डिटेल्स के बेसिस पे डिसीजन लेगा, ना ही लैक ऑफ डिटेल्स के बेसिस पे। तो ये सबसे पहली गलती आपको बिल्कुल भी अपनी एप्लीकेशन में नहीं करनी है। आपको एक डिटेल्ड कवर लेटर बनाना है जो कि आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो इनकरेक्ट तरीके से अपने फाइनेंसेस को इन्फ्लेट करना या फिर मैनेज करना। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1-1.5 लाख रुपए हैं। अब मुझे शेंगन वीज़ा चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे 5 लाख चाहिए। वो कहीं से भी 5-7-8 लाख रुपए अरेंज करेंगे अपने अकाउंट में, स्टेटमेंट लगाएंगे और वो दिखाएंगे कि मेरे पास इतना बैलेंस है, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे वीज़ा ऑफर कर दो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उन्हें ये नहीं देखना कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। व्हाट दे वांट टू सी इज़ कि क्या आपके पास वो सेविंग है या नहीं है। और ऑब्वियसली ये आपको भी पता है कि अगर आपकी सेविंग है तो वो आपके अकाउंट में, लिक्विड फंड्स में, एफडीज़ में, किसी ना किसी में होगी। वो आप कहीं से लेके उसे एज अ सेविंग नहीं दिखा सकते, वो दैट इज़ अ लोन। वो बहुत ही क्लियरली वीज़ा ऑफिसर को भी दिखेगा, वो आपको भी पता है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट में दिख रहा है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रेड फ्लैग, और वो आपके वीज़ा को रिजेक्ट करेगा। फाइनेंसेस में हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। हम अगर 3 महीने की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमारा, अगर हमें कहीं से लेना भी है, कुछ अमाउंट अरेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हमें वो 3 महीने से पहले कर लेना है, सो दैट जब हम उन्हें स्टेटमेंट दें तो उस स्टेटमेंट में वो एवरेज बैलेंस जो हो वो मेंटेन्ड हो, कहीं से भी एडिशनली वो पैसा नहीं आया हो, तो फिर भी आप एक बार को बच सकते हो। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप सेविंग नॉर्मली जो आपकी बनती है उतनी आप बनाओ, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट में और कैश में है, तो भी आप एटलीस्ट उसे अकाउंट में मेंटेन करो, जो भी आपको टैक्स पे करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट प्लीज़ मेंटेन दैट इन योर अकाउंट, बिकॉज शेंगन की वो रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ जो फाइनेंसेस में हमें देखनी है वो है एक स्टडी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब लेट्स से आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं 20 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, मेरे अकाउंट में पड़े हैं 2 साल से, एवरेज बैलेंस मेंटेन्ड है, कहीं से भी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। मैं 27 साल का यूथ हूँ और मेरी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो उस केस में भी देर आर चांसेस कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, मेरे होम टाइज उससे बहुत वीक हो जाते हैं।
कंपेयर टू अ केस कि एक 25 साल का या 27 साल का या 28 साल का इंसान है जिसकी सेविंग्स 5 लाख है बट उसकी 60-70,000 सैलरी आ रही है, उस इंसान को वीज़ा मिलना बहुत ईजी होगा। तो स्टडी फ्लो ऑफ इनकम जो रेगुलरली आपके अकाउंट में आ रही हो, चाहे आपके बिजनेस से आ रही है, चाहे वो आपके जॉब से आ रही है, कैश में जो भी आप कमा रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में आना शुरू हो, एटलीस्ट वो एक हेल्दी स्टेटस बनाए। और ये अगर आप नहीं करते हो कि कोई एक्स्ट्रा फंड्स डालना है कुछ भी, तो योर एप्लीकेशन वुड बी इन द ग्रीन जोन, तो वो आपके अप्रूवल के चांसेस को और इम्प्रूव करेगी। एक और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक मुझे लगता है जो आप गलती करना अवॉइड कर सकते हो, कुछ लोगों के केसेस में अप्लाई होगा, जैसे किसी का कोई फ्रेंड, किसी का कोई फैमिली मेम्बर यूरोप की किसी कंट्री में पीआर है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ से उनका डिटेल्स लगाते हैं, या डिटेल्स नहीं भी लगाते हैं तो वो मेंशन करते हैं दैट माय फ्रेंड इज़ लिविंग देयर एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद माय फ्रेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उसके साथ रहने वाले हैं या नहीं है। वो होटल्स में ही रहने वाले होते हैं बट वो फिर भी मेंशन कर देते हैं, उनको लगता है शायद वहाँ का कोई बंदा है, पीआर है, तो उस वजह से हमारी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में जब आप टूरिज्म पर्पज से जा रहे हो, आप अपने ही फंड्स यूज़ करने वाले हो, आप सब कुछ अपना करने वाले हो, तो आपको वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप अपने ट्रैवल के बारे में मेंशन करो, उससे आपकी केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज वो टूरिज्म में आपको कुछ क्या हेल्प नहीं कर रहे हैं ऐसे एडिशनली। तो बहुत ही माइनर हेल्प है कि हाँ वो आपको घुमा देंगे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने कवर लेटर में उसको हाईलाइट करो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप अगर अपना पैसा यूज़ कर रहे हो और खुद ही ट्रिप को पूरा प्लान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में या फैमिली के बारे में। वो हो सकता है किसी किसी वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये हो जाए कि हाँ आपके पास वहाँ पे एक बंदा है स्टे करने को, तो हो सकता है आपको वहाँ पे इलीगली इमिग्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब तक ज़रूरत नहीं है उस डिटेल को आप मत दो। तो हाँ ये है कि अगर वो इंसान आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस से बुला रहा है और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके आपको इनवाइट भेज रहा है, या कुछ एम्बेसी में वहाँ पे डिटेल्स आपकी शेयर कर रहा है कि हाँ ओके दिस पर्सन इज़ कमिंग टू मीट फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, प्लीज़ आपको मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप सब कुछ अपना कर रहे हो तो वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने केस को और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई नीड नहीं है। चौथी एक गलती ये आ जाती है कि हम रॉन्ग सीज़न ट्रैवल करने का चूज़ कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि मुझे आइस स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, स्नो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो मई के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मई जून में यूरोप में गर्मी होती है, तो स्नो स्पोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी आप देखोगे तो बहुत कम स्नो होती है। तो आपके रीज़न ऑफ ट्रैवल, आपके इंटरेस्ट शुड अलाइन विद द सीज़न यू आर गोइंग इन। तो जिस भी सीज़न में आप जा रहे हो, लेट्स से अगर आप कहते हो कि मुझे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिसमस सेलिब्रेशन, तो आप क्रिसमस में ही अप्लाई करोगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्रिसमस देखना है यूरोप का बट मैं फेब्रवरी में जाना चाह रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट हो जाता है। अगर आप समर में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे उस कंट्री के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो समर में पॉपुलर होते हैं आप वो मेंशन करो। आप विंटर में अप्लाई कर रहे हो तो विंटर में क्रिसमस है तो आप क्रिसमस अप्लाई करो, क्रिसमस मेंशन करो अपने कवर लेटर में कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। और अगर आप किसी और स्पेसिफिक पीरियड पे अप्लाई कर रहे हो तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो उस कंट्री के बारे में कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस सीज़न में, उस मंथ में उस कंट्री में क्या पॉपुलर होता है, और वो अगर आपके इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है तो वो आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, वो आपके जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वैलिड कर सकता है। आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपना रीज़न जाने का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो अपने सीज़न सेलेक्ट करो वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट हो। और ये करने के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई चीज़ आप ऐसी मेंशन ना करो जो उस सीज़न में नहीं हो सकती, जैसे मैंने बताया स्नो स्पोर्ट्स के बारे में, या फिर अगर आपको कोई समर स्पोर्ट्स करने हैं तो वो आप विंटर में नहीं कर सकते। तो जैसे नॉर्दर्न लाइट्स है, ऑफकोर्स आप नहीं लिख सकते कि समर में मुझे नॉर्दर्न लाइट्स, बिकॉज वो दिखती हैं बट बहुत रेयर फिनोमिनन है, बट विंटर्स में आप जाओगे तो वो कॉमन फिनोमिनन है। तो वहाँ आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सीज़न एज़ पर योर प्लान ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। कुछ भी रैंडमली मेंशन आप करोगे तो वो डाउट में जाएगा और वो फिर किसी वेग रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। और पांचवी और आखिरी गलती जो आपको अपनी एप्लीकेशन में अवॉइड करनी है वो है डमी फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स का ना लगाना। आई नो आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी एम्बेसीज़ ने मेंशन नहीं किया है कि हमें कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स चाहिए या फिर हमें कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए, और आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन यही होगा कि यार हमें पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अभी हम कैसे लगा दें। तो देखो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इस पर मैं किसी को कोट नहीं कर रहा कि हाँ किसी एम्बेसी ने ये लिखा है, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वीज़ा को लेके रही है
और जो मैंने लॉजिकल एक अप्रोच ली है उससे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंफर्म फ्लाइट टिकट्स लगाते हो, होटल बुकिंग्स लगाते हो, तो वो आपके एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आप ये पूछोगे कि यार हम पैसा कैसे इन्वेस्ट कर दें। अब शेंगेन की फ़्लाइट आपकी अगर एक बंदे की 60,000 की भी हो रही है, होटल्स 40,000 के हो रहे हैं, तो 1 लाख रुपये हम किस रिस्क पे लगाएं। तो आपको मैं बड़ा सिंपल मेथड बताता हूँ। सबसे पहले होटल बुकिंग्स के लिए डिस्कस करते हैं। क्रेडिट कार्ड आए मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते होंगे, तो आप अपने होटल बुकिंग्स ऐसे कीजिए। लेट्स से आपकी क्रेडिट साइकिल है 20 तारीख को, 20 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, आप 21 या 22 तारीख को अपनी होटल बुकिंग्स करो, कन्फर्म करो। जो आई वो पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे फुली रिफंडेबल होती हैं। आप पेमेंट करो जो भी होती है, 40, 50, 70, 80,000। आपकी क्रेडिट लिमिट तो आई थिंक 2-2.5 लाख होगी। आपने होटल बुकिंग्स करी और शेंगेन का प्रोसेस होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। आप कोशिश करो कि आप अपनी एप्लीकेशन से एक ऐसे ही रखो 24 या 25 की, अगर आपकी 20 की साइकिल है तो 24-25 को आपको एप्लीकेशन देनी है। आपने 21 को बुकिंग करी, लगा दी, मोस्ट केसेस में आपके पास 10 से 12 तारीख को डिसीजन आ जाएगा। जैसे ही आपका डिसीजन आता है, आपके पास SMS आता है कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी, आप बुकिंग कैंसिल करो क्योंकि आपको यूज़ नहीं करनी है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो महंगी हुई होंगी और आपकी आइटनरी चेंज होगी। आपको कंटिन्यू करना आप कर सकते हो, बट मोस्ट केसेस में आप उसको कैंसिल करो। आपका रिफंड 20 तारीख से पहले ही कार्ड में आ जाएगा, तो आपको उसकी कोई भी सिंगल रुपये की पेमेंट नहीं करनी है और आपकी जेन्युइन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल करने के लिए होटल बुकिंग्स उसमें लग गई। सेकंड हम आ जाते हैं फ़्लाइट टिकट्स में। फ़्लाइट टिकट में थोड़ा सा क्या होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एयर फ्रांस से बड़ा अच्छा रहा है कि वहाँ पे जो उनका फुल फ्लेक्स फेयर होता है वो करीबन डबल होता है नॉर्मल फेयर से, बट वो फुली रिफंडेबल है। और मैं 2 बार कर चुका हूँ और जिसमें मैंने 4.5 लाख तक की टिकट्स भी बुक की हैं। तो इतना पैसा मैं अगर अपने क्रेडिट कार्ड नहीं, मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया था, बिकॉज उनका रिफंड आने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो मेरा अमाउंट स्टक हो जाता। इस वजह से मैंने डेबिट कार्ड से यूज़ किया, अपने अकाउंट से पे किया और पूरा का पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया वापस। तो ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, एतिहाद है, आप चेक कर सकते हो उनके कस्टमर केयर पे कि हाँ हम ये फ़्लाइट बुकिंग्स कर रहे हैं, अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है या कुछ भी होता है फॉर XYZ रीज़न, हम कैंसिल करते हैं तो हमें कितना रिफ़ंड मिलेगा, वो आपको कम्प्लीटली बता देंगे। और एक चीज़ आप इसमें और कर सकते हो कि अगर आपका प्लान एकदम रॉक सॉलिड है, आप कंफर्म फ्लाइट टिकट्स लो। जितनी भी यूरोपियन एयरलाइंस हैं मोस्टली, वो सब एक वीज़ा कैंसलेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हर टिकट में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। तो अगर आप सबसे सस्ती टिकट भी लेते हो ना, उस टिकट में भी अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन होता है, आप उन्हें रिजेक्शन लेटर देते हो, तो उस लेटर के बाद वो आपका फुल अमाउंट रिफ़ंड करेंगे, चाहे वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स हो। आप एक बार ये फ़्लाइट से कंफर्म कर लेना, बट मैंने जितनी अंडरस्टैंडिंग है मेरी एयरलाइंस को लेके, आई थिंक यूरोपियन एयरलाइंस ये ऑफ़र करती है। आप चेक कर लेना डिटेल में उनके कस्टमर केयर पे उनको मेल करके। तो ये अगर आप देते हो तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत सॉलिड बनाता है, बिकॉज नहीं लिखे हुए भी वीज़ा ऑफिसर की एक्सपेक्टेशन होती है शेंगेन में खासकर कि आप फ़्लाइट टिकट दो तो हम आपकी एप्लीकेशन को उतना सीरियसली कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, मतलब अगर रिजेक्शन से बेटर है आप थोड़ा पैसा इधर उधर से करके अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। वो आपकी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। आप इन मिस्टेक्स को अपनी एप्लीकेशन में अवॉइड कीजिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बाकी मैंने शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अपने कवर लेटर को कैसे बनाना है उसके लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपको एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कैसे हम जो मेजर रीजंस हैं उन्हें समझ सकते हैं, जो रिजेक्शन के रीजंस आते हैं, सो दैट हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में उन्हें करेक्ट कर सकें। और इन सब वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपनी एप्लीकेशन के लिए, और आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से 1-to-1 स्पेसिफिक हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर कवर लेटर और एनीथिंग एल्स इन योर एप्लीकेशन, तो आप इस मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी एक नॉमिनल फ़ीस पे मैं आपका कवर लेटर बनाने में, आपकी एप्लीकेशन पूरी करने में, या फिर आपके रिजेक्शन को अंडरस्टैंड करके उस पर कोई भी सजेशन जो है देने में, वी कैन डिस्कस दैट। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और जितने भी पेंडिंग कमेंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक Q&A फॉर्म में उन सब की क्वेरीज़ के रिप्लाई दूंगा, सो दैट सिर्फ उस पर्सन को नहीं, सब लोगों को जिनके भी स्पेसिफिक सिमिलर क्वेरीज होंगी उनको उस क्वेरी पे एड्रेसर मिलेगा। तो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।